अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद मुल्की जमहूरी तसलसल का एक और संग मील आज अबूर हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क की तारीख के 14वें सदर ममलिकत मुंतखब हुए और इनफरादी हैसियत में वो दूसरी बार इस मनसब के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्हें पार्लियामेंट से 255 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई साहब पार्लियामेंट से 119 वोट ले सके, जबकि जो इलेक्टोरल वोट है वो जरदारी साहब को 411 मिले और उनके मद्दे मुकाबिल अचकज़ई साहब को 180.8 प्रिसाइसली 180.8 और 181 जैसे कहा जाएगा उन्होंने इतने वोट लिए। जरदारी साहब की तकरीब हलफ बरदारी कल शाम 6 बजे होगी, लेकिन हिज़्ब मुखालिफ कैंप जो है उसका ये कहना है कि जनाब आसिफ अली जरदारी मुफादात के बादशाह हैं, मुफाहिमत के नहीं। बल्कि ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बाइस आम इंतखाबात और अब सदारती इंतखाबात भी मुतनाज़ हो गए। बैरिस्टर अली जफ़र और आमिर डोगर साहब, उनका यह भी कहना है कि जब तक मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं होता इंतखाबात मुतनाज़ तस्वर होंगे। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर ममलिकत अब जो है मुंतखब हो चुके हैं। गो कि ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन हमें यकीन है कि जरदारी साहब अपनी सियासत से इस ओहदे में एक बार फिर जान डाल देंगे। आगे सियासत क्या रुख इख्तियार करती है ये ज़ाहिर है कि आगे चल के देखेंगे, लेकिन इस वक्त ज़रा पिछली जो केयर टेकर गवर्नमेंट गुजरी है उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी ज़रा जायज़ा लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत इसके बारे में बात की जा रही है। बिलखुसूस अगर पंजाब साइड पे देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट वहाँ पर देखी गई। मोहसिन नकवी साहब की, जो कि निगरां वज़ीर आला पंजाब थे, और उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड जो उनकी आप समझ लें कि एक मरतबा उनको जो है वो चेयरमैन PCB भी जो है वो बना दिया गया, और साथ ही साथ अब उनके वफाकी वज़ीर दाखिला बनाए जाने की बात की जा रही है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिलीवर किया। दूसरी तरफ सिंध के हवाले से अगर बात करें तो सिंध में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब की जो है वो काबीना थी, और इस काबीना के बारे में एक कयास ये किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही थी, या शायद उनसे जो है वो इन्फ्लुएंस थी, या उनके अमल दखल जो है वो बहुत ज़्यादा था। ऐसा पहली मरतबा उस वक्त नोट किया गया जब यूनुस ढागा साहब, जो कि सूबाई वज़ीर ख़जाना थे, उनके पोर्टफोलियो को, क्योंकि वो बहुत कुछ आम फाइलें वगैरह उन्होंने मंगवा ली थी, अचानक उनके पोर्टफोलियो को जो है बड़ा महदूद कर दिया गया। फिर दूसरी जो आवाज़ उठी वो साबिक निगरां वज़ीर सेहत सिंध, जो कि सोशल वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ का पोर्टफोलियो भी उनके पास था, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साद नियाज़ की। उन्होंने काबीना मीटिंग में बाकायदा कहा कि सब यहाँ पर सब अच्छा है कि बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मैं नाकाम रहा, और मेरी नाकामी की वजह जो निगरां वज़ीर आला सिंध, उन्होंने डायरेक्ट उनको पॉइंट आउट किया कि वो हैं। ये क्या मामला था, क्योंकि सूरत हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक हो गई, और कहा यह जा रहा है कि वो गालम गलोच तक भी मामला पहुंचा, शायद हाथम पाई वाली सूरत हाल हो जाती। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साद नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या सोच लेकर जो है आपने ये वजारत संभाली थी, फिर उसके बाद जो मज़बत काम है जो आप कर सके, पहले तो ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं, फिर उनकी तरफ आएंगे जहां पर आपको रोका गया, आपके काम में रोड़े अटकाए गए। ज़रा पहले मज़बत साइड पे आ जाए कि आपने क्या डिलीवर किया इस तमाम अरसे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, हमने जब ये एक्सेप्ट किया था तो उस वक्त मेन जो हमारे जहन में चीज़ थी वो ये थी कि जो अच्छे काम हो रहे थे पिछले दौर के, उनको उसी तरह कंटिन्यू किया जाए ज़ाहिर है, और जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आए या जहाँ हम कर सकते हैं उसको हम ज़रूर अपनी तरफ से करने की कोशिश करें। और ये हमने बड़ा क्लियर पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हमें डिसाइड भी किया था, डिस्कस भी हुआ था। अब जब जहां आपने सवाल किया कि हमने क्या क्या किया, तो
हमें इश्यूज फेस किए, हमने सबसे ज़्यादा एक पोलियो के सिलसिले में, जिसके लिए हमने रिकॉर्ड 4 हमने जो है ना वो पोलियो की इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो 4 दफ़ा की इन 2 मंथ्स। अच्छा। और हमने इसकी जो अब हमें रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सैम्पल कलेक्शन। इसी तरह फिर जो कॉमन चीज़ें थी उस पर हमने फोकस किया, मलेरिया, डेंगू के फिगर्स, ये सारी चीज़ें इन पे हमने फोकस किया। EPI पे उसकी जो पिछली गवर्नमेंट ने 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स पास किए थे, एक ब्रेस्ट फीडिंग का और एक EPI का, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए किया। फिर मंशियात का बड़ा मसला है और उसकी जो रुझान है कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए हमने एक बड़ी एफ़र्ट की, टास्क फोर्स बनाई। और इसी तरह फिर जो प्राइमरी केयर की जो फोकस थी, जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो टर्शरी केयर था उसमें तो हम सिंध में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर पे फोकस करने की ज़रूरत थी। तो प्राइमरी केयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की है, उनके लिए WHO के साथ मिलके फ़र्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने एक वेल वुमेन क्लिनिक का कॉन्सेप्ट दिया और उसको स्टार्ट किया है, जो कि अब वो इंशाल्लाह स्प्रेड करेगा एंड मुझे उम्मीद है कि वो बाकी सारे BHUs में भी चला जाएगा, जिससे हमारी ख़वातीन जो है एक न्यूट्रिशन की, मेंटल हेल्थ की, उनकी जो स्क्रीनिंग, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग है वो, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव जो एजुकेशन है वो भी। इसी तरह क्योंकि जब ख़वातीन की ख़ास क्लिनिक ख़वातीन के साथ होगी तो उसमें बच्चों का भी मामला होगा, तो एक सेकंड जो है ना हमारी चांस मिलेगा हमें इन्फोर्स करने का EPI को और बच्चों की नशोनुमा के लिए। इसके अलावा हमने जितने भी हमने जो अपॉइंटमेंट्स किए थे वो हमने सारे इंटरव्यू बेसिस पे, मेरिट पे किए। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हमने डोमिसाइल बेस पे कर दी। और इसी तरह हमने जो सर ये ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ देखने में आई आपको किसी कॉर्नर से? मैं आपको यकीन माने कि जहाँ से मुझे लोग कह रहे थे कि शायद रेजिस्टेंस आएगी, वहाँ से तो नहीं आएगी। पिछली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, ना किसी ने मुझे कोई फ़ोन किए, ना मुझे किसी ने कोई प्रेशर डाला। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू एंड टेल यू स्ट्रेट। जहाँ पे जो मैं जब हमने ज्वाइन किया था उस वक्त से हम प्रेस में ये डिस्कस भी कर रहे थे कि सिंध जहाँ 2 चीज़ें नहीं हैं कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, उसमें एक हमारी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का और दूसरा हमारी जो डिजिटाइजेशन का या कंप्यूटराइजेशन ऑफ द एंटायर डिपार्टमेंट। सर मैं उसके ऊपर आता हूं, 12 साल पहले डॉक्टर साहब मैं उसके ऊपर आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत अरसे से ये फॉलो कर रहा हूँ। सिंध माना हेल्थ केयर सेक्टर में सिंध जो है वो आपके दीगर 3 सूबों से जो है वो काफ़ी आगे है। और टर्शरी हेल्थ केयर के हवाले से अगर बात की जाए, बहरहाल जो कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में अगर किसी सेक्टर में सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, जो बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, वो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। तो यही आपका था कि जनाब आप प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स, बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स जो हैं, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि टर्शरी केयर में हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और फ्रॉम एडवांस प्रोसीजर डिफरेंट टाइप के टू लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये पब्लिक सेक्टर में मौजूद है। तो ये तो और बाकी चीज़ें भी दीगर वहाँ पे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है ज़रूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि फोकस सेकेंडरी एंड स्पेशली प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव केयर पे देखें। जहाँ पे इस वक्त हमारी हालत कि हम दुनिया में बच्चों की पैदाइश के वक्त माँ की और बच्चे की जो डेथ नंबर्स हैं उस हिसाब से हम दुनिया में नंबर 1 कंट्रीज में से है, वर्स्ट उसमें। That's called mortality ratio तभी आएगी। जी, जिसको आप नियोनेटल एंड मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं, उसमें वी आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। सो वहाँ पे कैसे बेहतर होगा? वो बेहतर तभी होगा जब प्राइमरी केयर बेहतर होगी, जब हमारी ख़वातीन की सेहत बेहतर होगी, जब हम बच्चों की पैदाइश के वक्त, जहाँ तक ब्रेस्ट फीडिंग का ताल्लुक है, इस किस्म के कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुँचाएंगे थ्रू बेसिक हेल्थ यूनिट्स।
एंड इसी पे जो है मेरे हिसाब से काम जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी। अब इख्तलाफात कहाँ से आना शुरू हुए, क्योंकि ये भी कहा गया कि जनाब आपने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी हेल्थ, उनकी तकर्री जो है वो भी आप को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, फिर वो आपको बाईपास भी शायद करते थे। देखिए ये तो मुझे तो यही पता चला था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरी उनकी ऑब्वियसली उनकी कंसेंट से होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरे इल्म में है, न सिर्फ मैं बल्कि बाकी जो पूरी कैबिनेट है उसमें भी सेक्रेटरीज थे जो थे वो उनके कंसेंट से या उनके मशवरे से नहीं हुए थे। मैंने इस पे चीफ मिनिस्टर साहब को बताया भी था, लेकिन बहरहाल उस वक्त पोस्टिंग हो चुकी थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम कुछ महीने के लिए हैं, हम कोशिश करते हैं अच्छा काम करने की। सेक्रेटरी साहब से भी हमने कोशिश की अच्छे ताल्लुकात बना के रखें ताकि हम काम करें। हम इसीलिए आए थे। I mean I'm a very busy practicing gastroenterologist and a liver specialist। तो ये छोड़ के मैं अपनी प्रैक्टिस को इसमें इसलिए तो आया नहीं था कि मुझे कोई अदर कोई बेनिफिट चाहिए था। तो जब हम वहाँ आए तो हमें पहली इशू जो हुई थी मेजर, वो इस बात पे हुई थी जो आप लोगों को सबको पता है, रोबोट्स के। और मेरा रोबोट्स के ऊपर स्टैंड बड़ा क्लियर है जी, और आज भी वही है जो कि मेजॉरिटी सर्जन्स मेरे साथ होंगे कि देखें रोबोट्स बहुत अच्छी चीज़ होंगे, ज़रूर हैं, लेकिन क्या हम जहाँ पे हमारी maternal and fetal mortality, neonatal mortality is one of the highest in the world, वहाँ पे क्या हम इस चीज़ को पैसे हम इस चीज़ पे लगाएं या हम 400 करोड़ रुपए किसी और चीज़ पे लगाएं? ठीक है डॉक्टर साहब, विद योर परमिशन एक ब्रेक की कॉल है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साद नियाज़। से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो फिर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जनाब जो बड़े बड़े इस वक्त चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं हेल्थ केयर के अंदर जॉइंट वेंचर्स के साथ, जिसमें NICVD है, SIUT है, इसके अलावा LRBT है एंड यू जस्ट नेम इंडस हॉस्पिटल है, बहुत सारे। तो क्या इनकी फंडिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम था? नहीं जी। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया जी। एक बड़ा स्टेप जो हमने लिया था वो ये था कि जिसने भी हुकूमत सिंध से पैसे लिए हुए हैं वो उन पैसों की हमें डिटेल्स फराहम करें कि वो कैसे खर्च हो रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ हुकूमत का हक है। उसमें हमने उनसे 3 चीज़ें मांगी थी। हमने उनसे कहा था कि हमें आप अपने स्टाफ और सैलरीज का बताएं ताकि हम अपनी मुआवजा कर सकें गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का। इसी तरह आप पर डे की जो आपकी कॉस्ट है वो बताएं, और जो रेगुलर रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं उनकी कॉस्ट दे दें ताकि हम एक मवाजना कर सकें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की कॉस्ट का और इसी तरह चैरिटेबल इदारों का, ख़ासतौर पे वो इदारे ज़ाहिर है जिनको हुकूमत सिंध बहुत ज़्यादा पैसे दे रही है। लेकिन हमने फंडिंग किसी की नहीं रोकी थी। ये बात सही नहीं है। हमने ये उनसे कहा इट विल बी लिंक टू, लेकिन हमने उसको इशू कर दिया था। हमें सिवाय एक इदारे के बाकी ये जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी ये नहीं मिली, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती, क्योंकि आप ये समझें कि इस वक्त जो आप जिन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की शिकायत कर रहे हैं उनकी टोटल जो इस वक्त बजट है, लेट्स से सिविल और जिना मिला के तकरीबन 15 बिलियन का है, जो कि 4000 बेड के दोनों अस्पताल के टोटल नंबर्स बनते होंगे। और जबकि बाकी जैसे आप इंडस ले लें तो इस साल की जो इंडस की जो है वो 8 बिलियन है, गंबट में 7 बिलियन है, SIUT में इस साल 15 बिलियन है। तो ये एक तरफ आप सिविल और जिना को देखें तो फिर मेरा ये कहना था कि हम मवाजना करने से पहले ये तो देखें कि हम मवाजना बराबरी में कर भी रहे हैं या नहीं, हमारी कॉस्ट इतनी कम है यहाँ पे, या हमारी जो फंडिंग इतनी कम आ रही है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट आप बताएं, हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में टोटल जो नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स हैं, अप्रूव्ड वेकेंट सीट्स, वो तकरीबन 40% बनती हैं एवरेज तमाम अस्पतालों में। कोई भी इदारा हो दुनिया में वो 35-40% लेस स्टाफ पे कैसे डिलीवरी कर सकता है प्रॉपर सर्विस की।
तो ये कुछ चीजें थी जिनको हमने हाईलाइट किया। इसमें हमारा ना किसी इदारे से कोई मसला था, ना हमारा किसी नहीं, जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट ले रहा है तो उसके बाद उसका हिसाब किताब जरूर होना चाहिए। और तो इसमें कि वो थर्ड पार्टी ऑडिट्स वगैरह तो हो रहे होंगे ना उनके, या इसके बगैर ऑडिट के चल रहे हैं? जी वो नहीं जी, ऑडिट हो रहे होंगे जरूर, लेकिन उन ऑडिट्स की डिटेल्ड ऑडिट्स नहीं हुए। तो अब ये फॉरेंसिक ऑडिट का सिलसिला रिक्वेस्ट तो हो गई है। देखें अब अगर ये इंशाल्लाह हो जाए तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखें इसमें एक बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट ये है साहब कि आप अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं और उसकी कॉस्ट पर पेशेंट ज्यादा आ रही है या इक्विवेलेंट आ रही है प्राइवेट हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में, तो एक मिनट के लिए हमें थोड़ा सा स्टेप पीछे लेके देखना पड़ेगा, क्या हमारी फंडिंग में कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। दिस इज द प्रेशर दैट शुड गो ऑन द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ईच ऑफ देम, कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देना है। और क्योंकि ये प्रॉफिट लेस इदारे हैं तो इनकी कॉस्ट प्राइवेट इदारों से बहुत कम होनी चाहिए। और ये कंफर्म हो जाएगा अगर ये चीजें डिटेल्स मिल जाएं तो दैट इट विल बी वेरी इजी। लेकिन तो मैं इस बीच में किसी इदारे की फंडिंग रुकी नहीं, जहां तक मेरे इल्म में है किसी इदारे की मेरे कहने से कोई फंडिंग नहीं रोकी गई। मैंने किसी इदारे की फंडिंग नहीं रोकी। अच्छा, फिर यह भी कहा जा रहा था शायद आपने किसी एक लैब को 2 अरब रुपए की फंडिंग जो है उसके ऊपर भी आपका एतराज था, फिर वो क्या मामला था? देखिए बात ये थी कि एक तरीका है किसी चीज के करने का। जो मैंने ऑब्जेक्शन किया था वो किसी इदारे पे नहीं किया था, वो तरीकेकार पे किया था। जब एक समरी मेरे पास लाई गई, उसमें एक लैब को 2.3 बिलियन की फंडिंग का एक ऑप्शन रखा गया, या एक दूसरा ऑप्शन यह था कि आप एक कमेटी बना दें या आप इस फंडिंग को अप्रूव कर दें। ये कैबिनेट के पास लाई गई। जब मेरे पास वो कैबिनेट की लिस्ट आई जो उसकी जो एजेंडा की, तो मैंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी आप एक्चुअली थे नहीं तो इसलिए हमने ये किया। तो मैंने कहा ऐसा कब था कि मैं नहीं था? जब हमने निकलवाई तो उस दिन तो मैं ऑफिस में था। तो दैट ऑब्वियसली रेज्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई सेड नो, यू कांट ask me like this and present this in the cabinet. Number one, ये तो मेरा पहला ये हम प्रिसाइसली बात कर रहे हैं शायद जेडीसी की लैब के हवाले से। जी बिल्कुल हम जेडीसी की एक लैब के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हमें ये बताया गया था कि ये वाहिद लैब है जो फ्री है। मैं आपकी तवज्जुह से बता दूं लोगों को कि सिविल और जिना के अंदर फ्री टेस्ट जो होते हैं वो 7 मिलियन के करीब होते हैं साल के, 70 लाख। और हमें वहां पे फंडिंग जी 70 लाख। और अगर आप इनको मिला लें, मतलब अगर आप फंडिंग दोनों की मिला लें तो जितनी फंडिंग की डिमांड की गई थी इस इदारे से, उससे आधी या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी दोनों इदारों की मिला के। ना मैंने इसमें अभी लियारी नहीं मिलाया, इसमें मैंने इंडस हॉस्पिटल को नहीं मिलाया, इसमें SIUT नहीं मिलाया। ये सारे इदारे फ्री लैब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने कहा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि अच्छा उसमें सिर्फ ये नहीं था, उसमें एक और चीज ये थी कि इसमें उन्होंने एक रिकमेंडेशन ये भी कही थी कि इसको आप 2 बिलियन सालाना दें 10 इयर्स तक, विच आई थॉट वाज नॉट आवर मैंडेट एनीवे। हम तो इंटरिम गवर्नमेंट थे, हमने 10 साल के फैसले तो नहीं करने थे। और ये समरी वगैरह जो not to do with the organization, it's not to do with the organization, it's to do with the way the whole thing was handled. जब मैं हेल्थ सेक्रेटरी साहब से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे CM ऑफिस से कहा गया था, और ये उन्होंने अपने जवाब में भी लिख दिया। तो अब ये तो CM ऑफिस को क्लियर करना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्या प्रेशर था कि 2 हफ्ते के अंदर एक आइटम आता है और उसकी समरी 2 से 4 हफ्ते को करना लाजमी हो जाती है। दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव टू आस्क। अच्छा, अब इसका स्टेटस क्या है? वो जाहिर है कि आप तो बकौल उनके आप ऑफिस में मौजूद नहीं थे, वो समरी अप्रूव हो गई थी, क्या हुआ फिर उसका? नहीं, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह का ये हुआ है इसमें ये मैं आई विल ऑब्जेक्ट वेरी स्ट्रांगली इवन इफ दिस एजेंडा इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। सो एजेंडा ही नहीं मैंने प्रेजेंट करने दिया था कैबिनेट में जी। अच्छा,
और ये बात जो है केयरटेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या वहीं पर सीएम तक जाके रुक जाती है या फिर ओवर एंड अबव भी आप जा सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं और फिर जो आपके फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, केयरटेकर हेल्थ मिनिस्टर, मामला वहां तक भी जा सकता है? नहीं जी, इसमें मुझे तो जो मुझे बताया गया था, बिकॉज हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो इट स्टॉप्स, द बक स्टॉप्स विद द चीफ मिनिस्टर एंड मतलब मैं इसीलिए तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि जी बाकी बहुत सारी मिनिस्ट्रियां थी जो ज़ाहिर है अपनी चीफ मिनिस्टर साहब के पास अपने पास थी, हमारी मिनिस्ट्री के अलावा भी जो है दीगर मिनिस्ट्रियां थी, तो उनके ऊपर तो इतना ज़्यादा जोर नहीं था, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट पे खासा जोर था, अस्पतालों पे भी, सारी चीज़ों पे। लेकिन आप जब किसी को जाके कुछ कहते हैं, अगर किसी के अस्पताल में आप जाके समझते हैं कि ठीक नहीं है चीज़, तो आपको ये भी देखना होता है कि आपने किस चीज़ में कमी की हुई है। पहले आप उनको उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं। यानी हम जो टर्जरी हेल्थ केयर हमारे इदारे हैं, जो चैरिटेबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप कह रहे हैं कि 90 अरब उनका, और यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल का 7.5 अरब, और मिलाने तो 10, 12, 15, 20 अरब से ज़्यादा नहीं होता। तो ये मुझे बताइए, इस पूरे मामले में आप क्या सेंस कर रहे हैं? आपको तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफ है या फिर आप कुछ करप्शन का एलिमेंट भी सेंस कर रहे हैं? देखें जी, पहला जो था इशू जो रोबोट्स वाला था, उसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो रोबोट्स की कीमत ऑफिशियली दी गई थी वो बहुत ज़्यादा थी। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, इंग्लैंड में इस रोबोट की कॉस्ट 600 मिलियन पाउंड्स है, 600,000 पाउंड्स। तो अब यहाँ पे जो लिया गया है वो तकरीबन 1 अरब रुपए का, 1 अरब रुपए और से कुछ ज़्यादा ही है। तो जाहिर है अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो 600,000 पाउंड कितना बनता है और एक अरब रुपया कितना बनता है। तो जाहिर है इसमें तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें किसी ने ख़ास करप्शन का हाथ है, किसी का नहीं, लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो एक 600,000 पाउंड की है, जो कि मेरे हिसाब से आज भी मैक्सिमम 20 से 25 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो 25 करोड़ रुपए की चीज़ 1 अरब रुपए में यहाँ पे आए, वो भी जिन्ना और हैदराबाद के लिए, और SIUT के रेट्स कम हो और जिन्ना और बाकी लोग ज़्यादा में लें, उसी टाइम में लें, तो इसमें बड़ी सारी गुंजाइश है एक्चुअली चेक करने के लिए। लगता है कि उसके कोई ऐसे वामिल हों, लेकिन जब मैंने इसके बारे में कमेटी बनाने की कोशिश की तो उसमें मुझे इतनी ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिली। बहरहाल वो आई एम श्योर दैट इज़ इन द प्रोसेस। रहा सवाल जो JDC की आपने बात की, ये तो बड़ा क्लियर, दिस इज समथिंग दैट इज, इसका तरीक़ेकार ही गलत था। इट्स नॉट अबाउट JDC। अगर ये सैलानी होता या ईदी होता या कोई भी होता तो ये तरीक़ेकार गलत था। ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। एक तो पहली चीज़, इतने बड़े फंड्स हैं, इन फंड्स को एक केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कोई डे टू डे मामला ये नहीं था, ये अर्जेंट केयर का मामला नहीं था। इसमें टाइम था, नई गवर्नमेंट आई है, अगर वो समझती है तो उसको करे, लेकिन उसका तरीक़ेकार जहां तक मुझे पता है वो मिनिस्टर को बाईपास करके समरी नहीं जानी चाहिए, और वो गई थी। इसके बाद भी एक सिलसिला हुआ जिसमें हैदराबाद के जो MS का मामला था, उसमें भी मुझे अवे लिखा किया, वो तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे वापस भेज दिया, तो फिर हमने उसको रोक दिया। सर मैं इस पॉइंट पे दोबारा आता हूं विद योर परमिशन। डॉक्टर साद नियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब थोड़ी सी जरा डिटेल में बताइएगा ये MS हैदराबाद की अपॉइंटमेंट वाला मामला। देखें जी, मुझे पता चला, इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि एक और फाइल आई है जिसमें आपको अवे मार्क किया है, तो वो मैंने वापस भेज दी है। जब मैंने वो पूछवाया, मुझे कहीं से मैसेज आया कि एक पोस्टिंग हो रही है जिसमें कुछ थोड़े से क्लियर मामलात नहीं है, क्वेश्चन ऑफ सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और मे बी नेपोटिज्म, ये कहीं से एक मैसेज आया। तो मैंने कहा हमने तो ऐसी कोई चीज़ की नहीं है। तो इसी में जब मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरे पास वो आया कि जी हमने ये आई थी, मैंने आपको वापस भेज दी है, इसमें आप अवे थे। जब मैंने चेक किया तो उसमें भी हम अवे नहीं थे, तो बहरहाल वो तो रुक गई। एंड बट दीज आर द थिंग्स दैट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग इफ़ यू रियली वांट। आपका ये ख्याल था कि आप जाके वहाँ पे कुछ करेंगे, तो इस किस्म के रवैये ज़ाहिर है वो आपको डिसअपॉइंट करते थे। और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल इशू था यहाँ पे, या पॉलिटिकल, जैसे आपने कहा कि कोई बाकियात थे या उसकी वजह से हो रहा था।
ये एक सिस्टम है जी, और ये सिस्टम को चैलेंज करना बड़ा जरूरी है। ठीक है। और जो भी इस सिस्टम को चैलेंज करेगा, जाहिर है उसको थोड़ी सी तो मुश्किलात होंगी। एग्जैक्टली। अब जरा इस सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। अब आप इससे पहले बात कर रहे थे, डिजिटाइजेशन के हवाले से बात कर रहे थे, ऑटोमेशन की बात कर रहे थे, कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे थे। लेट्स कम टू दैट पॉइंट। जी, मैं आपको बताता हूं, देखिए जी, डिजिटाइजेशन के लिए जब हमने कोशिश शुरू की, ये दोनों की हमने साथ की, तो डिजिटाइजेशन को क्विकली बताता हूं। पता चला कि एक अटेम्प्ट पहले डिजिटाइजेशन का हुआ था, वो किसी वजह से पूरा नहीं हो सका। फिर हमने उसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। वो इंक्वायरी के रिजल्ट्स अभी आ रहे होंगे, क्योंकि मैं उस वक्त तक, ये जब तक पूरा हुआ है उस वक्त तक मेरे हम पूरा हो गया था, बट आई एम श्योर दैट इज समथिंग दैट इज इन द प्रोसेस। उसको हमने बड़ा कोशिश की। मैंने जितने भी लोग थे जो हमारे साथ थे, उसमें हमने उनको बताया कि यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर हम ये कर लें या इसको स्टार्ट कर दें तो ये बड़ा अच्छा होगा अगली गवर्नमेंट के लिए भी। इसी तरह जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का मामला था, उसमें हमने बड़ी मेहनत की और हमने ये देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े लेक्यूनास थे, केपीके में भी और पंजाब में भी। इसकी कुछ खबरें आज आपने अभी कल भी पढ़ी होगी जी, बहुत ज़्यादा सिजेरियन सेक्शंस हुए, इससे पहले बहुत ज़्यादा कैथेटराइजेशन हुए थे। उसके अंदर सिलसिला ये हुआ था कि आपने जिन लोगों को अलाउ कर दिया सिस्टम्स, वो उन्होंने भी लर्न किया लेसन, और हमने उनसे पहले कर लिया था, तो उस किस्म की चीजों को हमने एड्रेस कर लिया। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, कि सिंध क्योंकि 90 बिलियन देता है ऑनलाइन ग्रांट, तो इन सारे इदारों में ज्यादातर मरीज जिनका इलाज हो रहा है, चाहे वो NICVD हो, चाहे SIUT हो, चाहे इंडस हो, चाहे गंबट हो, यहाँ पे गरीब लोगों का ज्यादा इलाज होता है, और वो कवर्ड होंगे इंश्योरेंस से, बिकॉज हमारी इंश्योरेंस सारे लोगों के लिए नहीं होगी, वो सबसे ज्यादा गरीब लोगों के लिए। तो इसमें मैं समझता था कि हमारे पैसे बहुत सारे जो हम दे रहे हैं वो इंश्योरेंस की कंपनी के थ्रू क्लेम हो जाएंगे, और हमारी जो कॉस्ट होगी वो बड़ी लिमिटेड होगी। एक और जो एडवांटेज था सिंध को, कराची खुसूसन, वो ये था कि बाहर से बहुत लोग इलाज कराने, बलूचिस्तान से, इवन KPK और पंजाब से, सदर्न पंजाब से लोग इलाज कराने आते हैं यहाँ पे, तो वो उसके अभी हमें पैसे नहीं मिल रहे बिकॉज हम इंश्योरेंस में है नहीं, तो वो भी हमें मिलने लग जाएंगे। नहीं तो वो पैसे आपको, वो पैसे जो है उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो एडजस्ट कराती, और कोई बेंचमार्क मेरे ख्याल से आपको करना पड़ता, फिर आपका ID कार्ड वगैरह इस तरह का कुछ। वो नहीं, हमने जो सिस्टम रखा था, दिस वाज गोइंग टू बी कॉल्ड पीपल्स इंश्योरेंस प्रोग्राम, वो ID कार्ड बेस्ड था, नो स्पेशल कार्ड। एंड उसके अंदर ये था कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लोग आते हैं यहाँ पे जिनका परमानेंट एड्रेस बलूचिस्तान का है, उनकी जो पैसे हैं इंश्योरेंस कंपनी हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट से लेके हमें देगी, तो हमें पैसे मिलेंगे जो ना मिलते। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल देखें तो उसमें बड़ा पॉजिटिव लग रहा था कि हम निस्बतन बड़े कम पैसों में हम ये इंश्योरेंस सिस्टम कर लेंगे। अच्छा, फिर हमने उसमें अस्पतालों की कैद कर दी कि जी उसमें ये कंडीशंस होंगी तो हम रजिस्टर करेंगे, जिसको आप इम्पैनल करना है वो, उसमें हमने नंबर्स बढ़ा दिए, 50 बेड के अस्पताल, रादर देन जैसे पंजाब में या KPK में हुआ कि बहुत छोटे छोटे अस्पताल लोगों ने फौरन बनाए, कैथ लैब लगाई, तो उसको हमने हिट किया। जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमने इसको लिंक किया प्राइमरी केयर से, यानी बेसिक हेल्थ यूनिट से, तो हमने प्राइमरी केयर को भी इसके अंदर इस तरह से इन्वॉल्व कर लिया। तो व्हाट वी हैव डन, आई फील वेरी स्ट्रांगली, इज प्रोबेबली द बेस्ट शेप ऑफ इंश्योरेंस दैट फोकस तरह कहीं पे भी नहीं। सारा फोकस आपने गरीब लोगों पे, गरीब आवाम के ऊपर किया हुआ। बीमार तो अमीर आदमी भी होता है, उसके लिए क्या था फिर इसमें? अच्छा, अब उसमें इस तरह था, ये तो था लोएस्ट, यानी BISP 2 तक जो अबाउट 32-35% पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली फ्री है। उसके ऊपर जो लोग हैं उसकी हमने एक स्लैब तो लगाए थे, और जो बिल्कुल वेल टू डू लोग हैं उनके लिए भी हमने उस स्लैब में 50% जो है गवर्नमेंट की तरफ से करना था, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये थी कि उनको टैक्स पेयर होना था। अगर वो टैक्स नेट में नहीं थे तो उसमें फिर हम जो वेल टू डू लोगों को हम एंटरटेन ना करते, ताकि हमारी टैक्सेशन की जो लोग दे रहे हैं उनको भी एक बेनिफिट मिलता। तो इस किस्म की चीजें हमने उसमें इनकॉर्पोरेट की हैं। जैसे मैंने कहा, उसमें प्राइमरी केयर को हमने हब बनाया है ताकि लोग वहां आए और वहां से रेफर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था काबीना के इजलास में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आप यहां मौजूद हैं, आप जरा 1 मिनट के अंदर अगर मुझे बता दें। कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने सिर्फ ये कहा कि जी मैं समझता हूं कि ये 2 कामों की वजह से, बाकी तो हमने बहुत सारे काम किए लेकिन और भी उसमें मिनिस्ट्रीज में,
लेकिन ये दो काम नहीं हुए जिससे मैं समझता हूँ कि मुझे फेलियर के अपनी वो लगती है। हाँ। तो उस पर मैंने कहा कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो क्यों फेल हुए। इसलिए कि इंटरफेरेंस बहुत थी और सपोर्ट नहीं थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो बरहम हो गए और उन्होंने कुछ सख्ती से बोलने की कोशिश की, जिस पे मैंने भी उनको जवाब दिया कि जिस तरह तो तरीका नहीं होता। इस पे उन्होंने मुझे थ्रेट किया, सबके सामने थ्रेट किया कि मैं आप जानते हैं मैं कौन हूँ और मैं आपका वो अशर कर दूंगा। तो मैंने कहा अभी इस उम्र में क्या अशर किसका क्या होगा पता नहीं। लेकिन फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ना कोई हाथापाई हुई, लेकिन उन्होंने एक ऐसा नाजेबा कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि बड़े मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की वालदा मेरी पाकिस्तानी थी। तो मैंने सिर्फ उनको याद दिलाया कि आप देखें कितनी अच्छी वालदा के आप बेटे हैं, ऐसी बात अच्छी नहीं लगी। हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब के लिए भी मौजूद है, चीफ मिनिस्टर फॉर्मर केयरटेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें फिर इस हवाले से उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से हम उनसे भी करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद नियाज़, आपके कीमती वक्त का थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।